गांधी जी से पूछा गया भोजन के बारे में, दो शब्दों में जो बात कही उन्होंने, भूख लगने पे खाना प्रकृति है, बिना भूख के खाना विकृति है। हो गया? हो गया? इनके पास जाने की जरूरत ही नहीं भाई, बिना भूख के खाओगे। गांधी तो 1906 में ये भी कह गए हिंद स्वराज्य में कि मेरे सपनों का भारत उस दिन बनेगा जब हिंदुस्तान का, सुनना ध्यान से, जब हिंदुस्तान का डॉक्टर, मैं वकील हूं, ये डॉक्टर है, हिंदुस्तान का डॉक्टर और हिंदुस्तान का वकील हिंदुस्तान में काम धंधा न मिलने के कारण भूख से तड़प तड़प मरेंगे। ऐसा देश, उनकी कल्पना थी कि ऐसा देश हो जिसमें एक झगड़ा ना हो और एक आदमी बीमार हो। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा परिवार मैलिग्नेंट हो गया और परिवार ही झगड़ रहा है, परिवार ही झगड़ रहा है, कोई किसी की नहीं सुनता, कोई किसी की मानता ही नहीं, सब एक दूसरे पे हावी होना चाहते हैं। जब परिवार हावी होगा तो समाज और देश कैसे रहेगा? और मनुष्य हो कि आप कहते हो कि क्या खाना और न खाना, ये डॉक्टर साहब लिखते हैं। ये तो पशु को भी मालूम होता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हमारे सामने संकट ये है कि हम शरीर के लिए नहीं खाते, हम पोषण के लिए नहीं खाते, हम जीवन के लिए खाते, हम स्वाद के लिए खाते। ये विवेक यदि पैदा हो जाए, मैं मानता हूं कि डॉक्टर रावत की पुस्तक हमारे अंदर इस तरह का दिल दिमाग पैदा करने के एक साधन के रूप में हमारे हाथों में भी थोड़ी देर बाद आएगी। देखिए, जिंदगी बहुत छोटी भी है और जिंदगी बहुत बड़ी भी है। एक क्षण का पता नहीं होता, अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, हो सकता हूँ थोड़ी देर बाद मैं न रहूं। तो हम सब लोगों के जीवन में एक चीज निश्चित है कि हम इस प्लेनेट से जाने वाले हैं, है ना? आजीवन इस प्लेनेट पे नहीं रहने वाले, कुछ समय के लिए आए हैं और कुछ समय बाद चले जाएंगे। तो हमारा आना उतना महत्वपूर्ण नहीं है और हमारा जाना भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा इस प्लेनेट पे जन्म से मृत्यु के दौरान रहने का जो तौर तरीका है, सोचने का जो तौर तरीका है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमको समझना चाहिए। और वो हम नहीं समझते, वो हम नहीं समझते, इसीलिए हम समस्याग्रस्त हैं। मैं भूखा मरने के लिए तैयार हूं, ऑफिस में ताला लगाने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि आप लोग झगड़ना बंद कर दीजिए। आजकल शादियों में जाने में डर लगता है, लाखों का रिसेप्शन करके महीने 15-20 दिन में हमारे यहाँ कंसल्टेशन के लिए आ जाए, ऐसा आशीर्वाद हम नहीं दे सकते, ऐसा आशीर्वाद हम नहीं दे सकते। इन सब चीजों पे हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता? क्योंकि हम दिल से नहीं जी रहे हैं और हम दिल तक नहीं जी रहे हैं। डॉक्टर साहब ने हमको ये शीर्षक दे के एक नई राह बताई है। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि देखिए, मनुष्य के रूप में जो जीने का तरीका है, जो सोचने का तरीका है ना, वो दिमाग से होता है, बुद्धि से होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने हमको कही कि चलो और देखो। आज के कालखंड में हम सबकी जिंदगी में चलने का डिप्रेशन है। मैं 72 साल का हूं इस समय और 12 से 15 किलोमीटर प्रतिदिन आसानी से चल लेता हूं। मुझे कोई परेशानी नहीं होती। अब देखिए, आपके सामने ही एस्किमो में आदमी रहता है, रेगिस्तान में आदमी रहता है, जंगल में आदमी रहता है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में आदमी रहता है, बियाफ्रा में आदमी रहता है। हर जगह परिस्थिति अलग अलग है कि नहीं? पर मनुष्य एक है। मनुष्य ने हर चीज को अडॉप्ट किया कि नहीं किया? अब आप भूल गए कि आपकी आंखें हैं, आप भूल गए कि आपका दिल है, आप भूल गए कि आपका दिमाग है, आप भूल गए कि आपके पैर हैं, और इन सबको डिफाइन कर दिया
सोफे पे बैठ गए और 1 BHK 2 BHK या बंगलों के अंदर को ही अपनी दुनिया बना दी, तो फिर सिविल लिबर्टी का सवाल भी खत्म हो गया, लाइफ का भी सवाल खत्म हो गया। जब इतना बड़ा प्लेनेट को नकार के आप अपनी दौलत के छोटे से बंगले को ही दुनिया मानोगे, तो आपका दिल भी खराब है और आपका दिमाग भी खराब है, ये कहने में मेरे कोई संदेह नहीं। थोड़ी देर बंगले में रहिए, बाकी जगह दुनिया घूम के तो देखो। दुनिया घूमने का मतलब ये नहीं कि फ्लाइट से घूमो, दुनिया घूमने का मतलब है कि गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, अड़ोस पड़ोस, है ना। भोपाल में 25,000 सीनियर सिटीजन अकेला रह रहा है क्योंकि उसके बच्चे विदेश चले गए। हमारे बच्चे भी जाएंगे, आपके बच्चे भी जाएंगे, बच्चों को रोक नहीं सकते। तो अब नया संकट हमारे सामने ये आया है कि अकेला मनुष्य जिए कैसे। 1 अरब 40 करोड़ के हिंदुस्तान में संकट यह है कि अधिकांश मनुष्य बात करते हुए समय कहते हैं कि हमारे से कोई बात करने वाला नहीं। तो हमारे दिल और दिमाग की हालत ये हो गई कि हम बात नहीं करना चाहते, हम हंसना नहीं चाहते, हम चलना नहीं चाहते, हम बोलना नहीं चाहते, हम सोना नहीं चाहते। कहते कि नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? आएगी कैसे? तो ये जो सारी चीजें डॉक्टर साहब ने इस पुस्तक में बताई, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी कर्म भूमि पे सीखिए। डॉक्टर साहब ने सिखाने की बात की। मेरा छोटा भाई डॉक्टर अनिरुद्ध त्रिवेदी, वो भी डॉक्टर साहब की तरह ही कार्डियक सर्जन है। डॉक्टर श्रीखंडे का ऑपरेशन किया उसने, और ऑपरेशन की रात को, अगले दिन ऑपरेशन होने वाला है, तो वो उनको प्रणाम करने गया और उनसे कहा कि सर मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपका सफल आशीर्वाद। डॉक्टर श्रीखंडे हतप्रभ हो गए कि एक पेशेंट से डॉक्टर कह रहा है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये मनुष्यता है। इस मनुष्यता को मनुष्य होने के नाते हम न भूले। ये डॉक्टर भरत रावत की इस पुस्तक का मूल बिंदु है। मैंने पुस्तक पढ़ी नहीं, केवल 5 उसके वाक्य पढ़े हैं। उनके आधार पर, अपने अनुभव के आधार पे मैं आप सबको एक नए जीवन के लिए, विस्तृत जीवन के लिए, कि बहुत नए दिल से, नए तरीके से बचे हुए जीवन को जिए, ऐसी शुभकामना के साथ में मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं अब हमारे काव्या से कहूँगा कि अतिथियों से आज दिल से दिल तक का विमोचन करवाएं और आप सबकी उपस्थिति में इसकी मुँह दिखाई हो जाए। मैडम, जी हाथ में दे दीजिए। खोल दीजिए मैडम, ठीक। तो लीजिए, डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि लेखक के रूप में अपनी प्रतिभावना इस विमोचन प्रसंग पर कहें तो शब्द से। हम सबके जीवन में एक शिक्षक का, एक गुरु का, एक मार्गदर्शक का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और अगर ऐसे मार्गदर्शक आपके जीवन में हों जिनसे आवश्यकता के वक्त आप अपनी मन की बात कर सकें, तो ईश्वर की बड़ी कृपा है आप पर। आप में इस वक्त बहुत सारे मेरे शिक्षक यहाँ मौजूद हैं। इनमें से एक शिक्षक को मैंने कुछ 6 वर्ष पूर्व कहा कि सर मेरी इच्छा हो रही है कि इस तरह की पुस्तक लिखूं।
तो उनका तुरंत जवाब आया कि भारत, ये पुस्तक दिन का उजाला शीघ्र देखिए। डॉक्टर अपूर्व पुराणिक सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 6 वर्ष तो लगे सर, लेकिन वो हुआ काम। तो मेरा ऐसा सोचना है दोस्तों कि अब आपका वो गुरु हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जीवन में सबसे बड़ा शिक्षक तो शायद जीवन खुद ही है। और ये जीवन खुद आपको ठोक ठोक कर ठीक करने का प्रयास करता है। तो या तो आप ठुक ठुक कर ठीक होते चले जाए, और नहीं तो ठुकते रहे सारे समय। या तो कभी खुशी कभी गम होता रहेगा, और या फिर मैं जिंदगी को उस मुकाम पे पहुंचा गया जहां गम और खुशी का फर्क महसूस ना हो। चॉइस हमारी है। और मेरे जीवन में कई तरह के इस तरह के प्रसंग हुए, और हम सबके जीवन में होते हैं कि हम लोगों से सीखते रहते हैं। आप सभी लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं सबके नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन आपको पता है कि मैंने आप सबके जीवन से बहुत चीजें सीखी हैं। और जो मेरे सबसे नजदीक और सबसे ज्यादा समय जिनके साथ में बिता पाया हूँ, वो तो निश्चित तौर पे मेरे पिताजी हैं। और पिताजी, मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ, और मैं आपसे चाहता हूँ कि वो जो बात आप हमेशा मुझे कहते आए वो आज आप सबको कहें जीवन के बारे में। जीवन में आप दिलदार शानदार रहे, और आज से तो वो किसी रहा, उस तरह से आपको अधिक से अधिक शानदार जानदार जीवन। थैंक यू सो मच। शानदार जानदार जीवन रहे। तो पापा जब ये पूछते थे कि आज का दिन कैसा रहा, आज का दिन कैसा रहा, मैं परेशान होकर सोचता रहता था कि क्या सोचूं, क्या बोलूंगा। और बस वही यादें जो हैं वो पिता पुत्र का संवाद जो है ये पुस्तक के रूप में आपके सामने पेश। मेरा ऐसा भी सोचना है कि हम मरीजों को और उनके घर वालों को कभी ठीक तरह से धन्यवाद नहीं दे पाते। और हम सब लोग जो कहते हैं हम अनुभवी डॉक्टर बन गए, तो हम बीमारी के अलावा जीवन के भी बहुत सारे पाठ मरीजों से सीख लेते हैं। और वो भी एक ये टोकन है कि मरीजों और उनके घर वालों को धन्यवाद देने का कि हमने आपसे इतना कुछ सीखा। कोई भी चीज इतनी आसानी से तो नहीं होती है दोस्तों। हमारे सबके चहेते जो इस वक्त पूरा प्रोग्राम को संभाले हुए हैं, आइए हम संजय पटेल जी को भी बहुत बहुत तालियों के साथ धन्यवाद दें। संजय जी ने अभी 2 दिन पहले अपने 25वां वर्ष पूरा किया है, उसके लिए आपको बहुत बढ़िया जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। और अद्भुत व्यक्ति हैं, हर काम अपना एक बहुत स्टाइल से करते हैं। और आप सब जानते हैं कि इन्होंने भी जीन्स में लिए, इनके अनुवांशिक है बहुत सारी चीज़ें। हम सब लोगों को समझना चाहिए कि हम अपने परिवार से क्या क्या चीज़ें लेते हैं। और मैंने उनको एक पुत्र के रूप में भी देखा है। अपने मम्मी पापा का काफ़ी इलाज के दौरान भी वो काफ़ी बिजी रहे, व्यस्त रहे, लेकिन मेरी बात सब मानते रहे। और जब भी मैंने आपको इतना इस पुस्तक के दौरान जो भी मैंने आपको तकलीफें दी और तंग किया, उसके लिए मैं आपसे बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ संजय भाई। ज्योति जैन जी हैं। ज्योति जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप अगर ज्योति जैन जी को जानते ही हैं आप सब लोग, थैंक यू सो मच दैट यू आर बिग हैंड। इनके साथ एक तकलीफ है कि इनको मना करना नहीं आता है। आप कोई भी समस्या लेके, कोई भी बात लेके पहुंच जाए इनके पास, और ये कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के बताएंगे। सत्येंद्र जी आप हैं यहाँ पर। सत्येंद्र जी जिन्होंने मेरी ऑडियो को लेखन में सबसे पहले शुरू में लिख कर दिया। और जनक दीदी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जनक दीदी के तो हम लगातार इनसे चीजें सीख सकते हैं, और जो लोग इनके आश्रम में नहीं गए उन्हें जरूर जाना चाहिए और इनको नजदीक से देखने का प्रयास करना चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर गिरीश कोटेकर सर आपका। हमने देखा है कि पूरे इंदौर शहर के अंदर कार्डियोलॉजी में ही नहीं बल्कि इन जनरल डॉक्टर के एक स्वरूप को ऊपर एक आदर की दृष्टि से देखा जाए, इसके लिए आपके जो काम है वो हम सब लोग सीखते रहते हैं। डॉक्टर रेणु जैन जी, थैंक यू सो मच। आपने पिताजी की पुस्तक का विमोचन किया 2 साल पहले, और आज बेटे की पुस्तक का विमोचन किया। आपको बहुत धन्यवाद। और आज आपने पढ़ा आपको पत्रिका के अंदर सवेरे। और थैंक यू सो मच त्रिवेदी साहब, आपको सुनकर बार बार और सुनने का बहुत इच्छा है। मैं शीघ्र आपसे जरूर से अपना कुछ और समय बिताऊंगा और जीवन के बारे में आपसे चीजें सीखूंगा।
और ओम प्रकाश जी, आपको सेवा सुरभि को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पुस्तक को इस योग्य समझा कि सेवा सुरभि का पैनल इसके अंदर इस पुस्तक का विमोचन हो पा रहा है। मुझे कई बार लोग कहते हैं कि तुम इतना सब कैसे कर लेते हो, तो मैं आपको दोस्तों कहना चाहता हूं कि दो लोग तो ऐसे हैं ही जिन्हें उनका मैं सारा श्रेय दे सकता हूं, मम्मी आप और अंजलि आप। तुम इतना सब कैसे कर लेते हो, क्योंकि आप सब बाकी का काम कर लेते हो। सीधी बात यह है, मैं इसके अलावा जो आपको दिख रहा है उसके अलावा कुछ नहीं और कर रहा होता। और मुझे ऐसा लगता है जो लोग पैसा और प्रसिद्धि के अलावा के काम कर रहे होते हैं, वो सब लोग एक तरह का मेडिटेशन कर रहे होते हैं। और हमारे घर की अधिकतर महिलाएं जो इस तरह से कर रही हैं, उन सबको बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि उनकी वजह से हम पुरुष लोग कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसके लिए कि आपको शौहरत मिलती है, लेकिन आप लोगों के उस सहयोग के बिना और उस बैकअप के बिना हम लोग कुछ नहीं कर पाते। इस पुस्तक में दोस्तों वास्तव में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सीखने की हैं, और आज आप घर लौटेंगे, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हर व्यक्ति के पास एक पुस्तक रहे, परिवार से एक पुस्तक ले सकते हैं, और उसको आप जब पढ़ेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में अगर हम और जागरूकता से आसपास देखें तो हम लगातार कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कि मुझे ऐसा लगा कि वो बिल्कुल स्वस्थ है और अभी स्टेबल है, और वो इमरजेंसी में आया और वो मुझे अपना एक सपना सुनाने वाले थे कि मैं डॉक्टर साहब, मेरे को एक स्वप्न आया। मैंने अपनी बहुत व्यस्तता के कारण कहा कि आप सपने की बात मत करो, आप ये बताओ आपको तकलीफ क्या है। तो हार्ट के पेशेंट थे, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैंने एक सपना देखा। मैंने उनकी बात फिर काट दी, मैंने कहा ठीक है आपको ऑब्जर्वेशन में रख लेते हैं। आईसीयू में रखा। 4 घंटे बाद मेरे पास फोन आया कि उस मरीज कोलैप्स हो गया। मैं ऊपर गया, हम उसको नहीं बचा पाए, सीपीआर हुआ, मृत्यु हो गई। नेपाल में हम हर व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती थी, मैं और मेरी श्रीमती 3-4 दिन बाद उनके घर बुलाए या ना बुलाए हम पहुंच जाते थे, और विश्वास मानिए कभी हमें खराब अनुभव नहीं हुआ। इन व्यक्ति के घर पे भी हम पहुंच गए, और जब उठते हुए मेरी इच्छा हुई मन में कि उस सपने के बारे में पूछूंगा, तो मैंने उनकी वाइफ से पूछा कि भाई साहब को वो सपना क्या आया, तो वो बार बार कह रहे थे। तो उसकी वाइफ तो कुछ नहीं बोली, उसका बेटे ने मुझसे कहा डॉक्टर साहब कहाँ बताया उन्होंने हमारा को वो सपना। उन्होंने कहा था कि मैं अस्पताल में डॉक्टर रावत को ही बताऊंगा, तो आप बताइए ना क्या था सपना। मैं कैसे बताता दोस्तों कि मैंने उनका सपना नहीं सुना, उनका सपना उनके साथ ही चला गया। ये भी एक सीखने की बात थी। यकीनन उस सपने को सुनने से शायद उनकी जान तो नहीं बचती, लेकिन मुझे ये पता पड़ता शायद कि उनके मन में क्या चल रहा है। इस तरह की एक घटना है कि मुझे इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ना था, और मैंने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि मुझे बहुत देर हो रही है, मैं और कोई मरीज नहीं देखूंगा। उसने कहा कि डॉक्टर साहब एक मरीज और देख लो, ये लड़की जो है वो 12 घंटे ट्रेवल करके आई। मैंने कहा नेपाल में 12 घंटे का ट्रेवल क्या होता है, इतना छोटा सा देश है। तब उसने बताया डॉक्टर साहब आपको पता नहीं है, वहां पे रहती है और वहां से 4 घंटे उसको चल के जाना होता है, फिर वो ओवरनाइट बस पकड़ के यहाँ अपने पिताजी के साथ आई। अरे ऐसी भी जगह है नेपाल में। खैर मैंने कहा फटाफट देख लेते हैं। जब मैंने देखा दोस्तों तो वो एक मामूली सी बीमारी थी उसको, और गरीब महिला थी। मैंने कहा तुम आई क्यों, अभी तो 3 महीने पहले ही देखा था। डॉक्टर साहब आपने ही तो कहा था कि 3 महीने बाद फॉलोअप में आना। मुझे इतनी आत्मग्लानि हुई कि मैंने ये क्यों नहीं विचार किया। मैंने तुरंत अपने एक सेक्रेटरी को कहा कि जब मैं लौट के आऊं तो मेरे ओपीडी में एक मैप होना चाहिए। अब मैं उस दिन से लेकर आज तक हर मरीज से पूछता हूं भैया तुम कहां से आए, और उससे मैं डिसाइड करता हूं कि अब आपको मैं कितने महीने में बुलाऊं। ये ना हो कि आप हर अननेसेसरी 2 महीने 4 महीने 6 महीने लिख दो। आप ये तो देखो कि मरीज कहां से आ रहा है, कितना समय और कितना पैसा खर्च करके आपसे मिलने आ रहा है। आपको ठाकुर जी की हो कि आपको दर्शन दिए 5 मिनट के और वो चला जाएगा, तो क्यों खुश होके जाएगा वो, क्यों खुश होके जाएगा? ऐसा क्या करोगे आप अपनी ओपीडी में कि वो खुश होके जाए कि वो आपसे मिला? तो मुझे लगता है कि इस तरह की कुछ और घटनाएं हैं जो मैंने इस पुस्तक में रखी हैं। कुछ सुखद है, कुछ थोड़ी सी दुख वाली है, कुछ सीखने वाली है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आएगी। अंत में दोस्तों एक दिल की बात जो कि इस पुस्तक में नहीं है, लेकिन मैं आखिर में कहना चाहता हूं, क्या अच्छा हो कि अगर किसी शहर की पुलिस ये चाहने लग जाए कि शहर में अपराध ना हो,
क्या अच्छा हो कि जेलर और जेल वाले ये चाहने लग जाएं कि लोग को जेल की सजा ना काटनी पड़े। क्या अच्छा हो कि अगर हमारे आर्मी वाले और डिफेंस वाले देशों के ये चाहने लग जाएं कि देश की सीमा पे तनाव ना हो। और क्या अच्छा हो कि हथियार बनाने वाली कंपनियां ये सोचने लग जाएं कि युद्ध ना हो। और क्या अच्छा हो कि पॉलिटिशियंस ये सोचने लग जाएं कि सभी धर्म के, सभी जाति के लोग प्यार मोहब्बत से रहें। और क्या अच्छा हो कि अगर अस्पताल वाले ये सोचने लग जाएं कि लोगों का ऑपरेशन ना करना पड़े। और क्या अच्छा हो कि हम डॉक्टर्स ये सोचने लग जाएं कि लोग बीमार ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अस्पताल जिसमें डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, तो दूसरे अस्पताल से कॉल आया है कि एक मरीज को देखना और इमरजेंसी है, उनको लेकर आए हैं अंदर और बिल्कुल बहुत क्रिटिकल स्थिति है और अंततः उस मरीज की डेथ हो गई है। और उसके परिजन, जिस तरह का हम लोग कई बार देखते हैं कि अस्पताल में बड़ा तनाव की स्थिति होती है, मोहल्ले के लोग आ जाते हैं, समाज के लोग आ जाते हैं, वो सब लोग वहाँ पर ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हैं कि जिन डॉक्टर्स ने इस अस्पताल में इस व्यक्ति को देखा है आज उसको नहीं छोड़ेंगे और उस डॉक्टर को भी नहीं छोड़ेंगे, डॉक्टर भरत रावत को भी नहीं छोड़ेंगे जो दूसरी बार अस्पताल से हमारे इस मरीज को देखने के लिए आया था। ऐसे समय में आप देखिए बिल्कुल एकदम पीक पर है तनाव। ऐसे समय में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है वो हाथ पकड़कर एक गलियारे में डॉक्टर साहब को ले जाता है और कहता है डॉक्टर साहब ये मेरे पिताजी हैं और इनके मरने की घोषणा आप अभी औपचारिक रूप से करिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि इस अस्पताल में कहाँ से पीछे से निकला जा सकता है, आप उधर से निकल जाइए। डॉक्टर साहब रिक्शे में बैठकर यूनिफॉर्म में ही निकल के वो रिक्शे में बैठा। इस किताब में देखने को मिलते जब मरीज का परिजन डॉक्टर को बचाना चाह रहा है कि आज इनके ऊपर किसी तरह का संकट नहीं आना चाहिए, मेरे पिताजी का निधन हो गया तो हो गया। तो ऐसे कई प्रसंगों और मानवीय पहलुओं को लेकर ये किताब मुकम्मल हुई है। हम अपने कार्यक्रम के समापन की तरफ आ गए हैं। मैं चूंकि इस कार्यक्रम का शुभारंभ बड़े सांगीतिक तरीके से हुआ, इसलिए गौतम भाई 2 मिनट के लिए आपको सामने बुलाना चाहता हूँ और श्रीमती डॉक्टर रावत से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सबकी ओर से गौतम काड़े समय निकालकर इस छोटी सी प्रस्तुति के लिए, वो बड़े गायक हैं, यहाँ पर हरे हम सबकी ओर से एक स्मृति चिन्ह, एक पौधा और एक अंगवस्त्र डॉक्टर मिसेस रावत से स्वीकार करें। हम सब तालियां बजाएं गौतम। डॉक्टर भूपेंद्र धर साहब को हम सब की ओर से एक स्मृति चिन्ह मैडम रेणु जैन जी को प्रेजेंट करेंगे। धर सर। श्रीमती रेणु जैन को आप सब की ओर से स्मृति चिन्ह। बुलाऊंगा मैं श्री दीपक अधिकारी को हम सब की ओर से, श्री अनिल त्रिवेदी जी को स्मृति भेंट करें सेवा समिति की ओर से। मैं बुलाऊंगा काव्या को। काव्या अगर हम आ जाए, काव्या आकर डॉक्टर गिरीश कौठेकर को ये मेमेंटो प्रेजेंट करें हम सब की ओर से। कुमार भाई जरा आगे आ जाए, कुमार से सेवा समिति। डॉक्टर साहब वैसे यूं मेजबान वाली भूमिका में यहाँ नजर आ रहे हैं किताब के लेखक, लेकिन सेवा सुर भी अपना ये फर्ज समझती है कि हम सब की ओर से श्री कुमार सिद्धार्थ एक स्मृति चिन्ह डॉक्टर भरत रावत को प्रेजेंट करेंगे। डॉक्टर अंजलि रावत से निवेदन करूंगा आप सबके लिए शुक्रिया के 2 शब्द करेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। दिल से दिल तक लोकार्पण प्रसंग में आप सभी का पधारने के लिए हृदय से स्वागत करती हूँ। एंड रावत परिवार की ओर से, डॉक्टर रावत की ओर से, सेवा सुरभि की ओर से
धन्यवाद हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का जिन्होंने इस रविवारी दोपहर में प्रधान कर इस आयोजन की भव्यता में चार चांद लगा दिए। शुक्रिया सभी का। मुझे उम्मीद है आप सभी की मौजूदगी से दिल तक का कारवां चल निकलेगा। आभार होटल वाओ प्रबंधन का, आभार आप सबका, और आभार नहीं प्रणाम मम्मी पापा का जिनके आशीर्वाद के बिना हमारा जीवन असंभव है। आप सभी के लिए आने वाले फेस्टिवल्स आनंदमय हो और आप सभी आरोग्य बने। धन्यवाद। ये कार्यक्रम औपचारिक रूप से यहाँ समाप्त होता है। आप सबसे निवेदन है, एक प्रति पीछे से जाते हुए एक परिवार में एक प्रति लेंगे तो इसको हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकेंगे। एक स्लिप भी रखी हुई है, उस पर लिख देंगे तो डॉक्टर साहब व्यक्तिगत रूप से एक संदेश के माध्यम से आपका धन्यवाद अदा करना चाहेंगे इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो पीछे काउंटर पर आप पहले स्वल्पाहार ग्रहण करें, हाई टी हॉल के बाहर ही है। एक बार फिर से सेवा सुरभि की ओर से, डॉक्टर रावत की ओर से हमारे अतिथियों का और आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तालियों से एक बार डॉक्टर रावत
विश्व हृदय दिवस आ रहा है, उसका नारा भी यही है कि सभी दिलों से दिल तक, तो उसी से मिलता जुलता ये एक टाइटल है, दिल से दिल तक। और मुझे विश्वास है कि हम अगर अपने इस दिल का भी ध्यान रखेंगे तो हमारा वो दिल भी ठीक रहेगा।